अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद केस है जिसमें 30 साल बाद कातिल का सुराग मिल गया, लेकिन कातिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। 1941 में मशरक़ी पंजाब के एक गांव में एक मुसलमान जागीरदार का एक मज़ार कत्ल हो गया। लाश खेतों में पड़ी थी। जागीरदार ने दूसरे गांव के एक आदमी पर शुबा किया, इसे पकड़ लिया गया। शहादतें काबिल एतबार थीं, इसलिए सेशन कोर्ट ने इस आदमी को सजाए मौत दे दी। अपील दायर की गई जो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। पक्की पेशी की तारीख बहुत देर से मिली, लेकिन इससे पहले इस मुसलमान जागीरदार को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मैं उस वक्त पुलिस में हेड कांस्टेबल था। ये मेरे थाने का केस था। जागीरदार के कत्ल का सुराग न मिल सका, फिर पाकिस्तान बन गया। मुसलमान मुलजिम पाकिस्तान में आ गए। 4 साल बाद मैं रिटायर्ड हो गया। पाकिस्तान में मुझे उसी चक में ज़मीन मिली जहां उस जागीरदार के गांव के लोगों की रिहाइश थी। इसके कत्ल की वारदात को लोग भूलते जा रहे थे। जहां लाखों मुसलमान हिंदुओं और सिखों के हाथों कत्ल हो गए थे, वहां एक मज़ारे और एक जागीरदार के कत्ल किसे याद रह सकता था। कभी कभी गांव के लोग किसी नए कत्ल की बातें करते थे तो मुझे जागीरदार का कत्ल ज़रूर याद आता था और मैं हैरान होता था कि हमारे हाथों कभी कोई कातिल बचकर नहीं निकला था। हम उसे ज़रूर पकड़ लेते थे। अदालत में जाकर अदम सबूत या शक की बिना पर वो बरी हो जाए तो ये उसकी अपनी किस्मत। हम सुराग ज़रूर लगा लिया करते थे। मेरी सर्विस में एक जागीरदार का ही कत्ल था जिसका कोई सुराग नहीं मिला था। हमारे चक में एक रिटायर्ड सूबेदार साहब हैं, इनके साथ मैंने कई बार इस कत्ल का जिक्र किया था। वो भारत में इसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव के आदमी को मज़ारे के कत्ल में सजाए मौत मिली थी। वो जागीरदार को और इस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो भी अक्सर हैरत का इजहार किया करते थे कि जागीरदार का कातिल कौन था, और ये बात भी मशकूक थी कि मज़ारे का कातिल वही आदमी था जिसे सेशन कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। पिछले साल एक बूढ़ी औरत मर गई। हम जनाजे के साथ गए। जब इस बुढ़िया की मैयत कब्र में उतारी जा रही थी, मैं और सूबेदार साहब जरा दूर खड़े थे। सूबेदार साहब अपनी आदत के खिलाफ खामोश थे। वो तो हमेशा बातें करते रहते थे। जब कब्र पर मिट्टी डाल दी गई और भिजती कब्र पर पानी छिड़कने लगा तो सूबेदार साहब ने मुझे कहा, जागीरदार का कातिल दफन हो गया है। मैंने हैरतज़दा होकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि इस बहादुर औरत ने जागीरदार को कत्ल किया था। अब बेशक सारी दुनिया को सुना दो, बंदूक मेरी थी जिससे इसने जागीरदार का खात्मा करके अपने बेटे की सजाए मौत का इंतकाम लिया था। मेरा जहन मुझे 30 साल पीछे भारत के उस गांव में ले गया जहां हमारे थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर करण सिंह, हवलदार शंकर और मैं जागीरदार की रिपोर्ट पर गए थे। मज़ारे की लाश खेतों में पड़ी थी। कुल्हाड़ी से उसकी खोपड़ी कटी हुई थी। जिस्म पर कुछ गैर कुदरती निशान थे। लाश के इर्द गिर्द बहुत से आदमी खड़े थे जो सब के सब मज़ारे थे। जागीरदार भी मौजूद था। उसने 4 मज़ारों की तरफ इशारा करके कहा कि ये वारदात सूरज निकलने से पहले उनके सामने हुई है। कातिल फला गांव का रहने वाला है। उसका नाम अहमद है। सही नाम कुछ और था। मैं ये नाम इसलिए नहीं लिखता कि इस खानदान के लोग जिंदा हैं। चारों मज़ारों ने बारी बारी अहमद का नाम लिया और यही एक बयान दिया कि मकतूल हल चला रहा था। अहमद आया और मकतूल को बुलाया। ये मज़ारे दूसरे खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने मकतूल को अहमद के करीब जाते देखा। इनके दरमियान कुछ बातें हुई। अहमद ने कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर किया और भाग गया। मकतूल गिर पड़ा। मज़ारे दौड़कर पहुंचे। मकतूल जब तक मर चुका था। अहमद को उन्होंने अच्छी तरह पहचान लिया था। सब इंस्पेक्टर करण सिंह मुझे और शंकर को साथ लेकर अहमद के गांव की तरफ चल पड़ा। जागीरदार भी अपनी बिरादरी के 3-4 आदमियों के साथ हमारे पीछे पीछे आ गया। उन्होंने हमें अहमद का घर दिखाया। करण सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। जागीरदार और उसके साथियों ने एक ही बार कहा, यह है अहमद दीन। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसने कुछ भी ना कहा। करण सिंह ने जब इससे पूछा कि तुम्हारा नाम अहमद है तो उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। जबान से न बोल सका। मुझे और शंकर को करण सिंह ने दरवाजे पर खड़ा कर दिया और खुद अंदर चला गया। 3-4 कदम चलकर रुक गया
और जागीरदार के साथ जो आदमी आए थे उनको अंदर ले गया। गांव के लोग गली में इकट्ठे हो गए। मैंने और शंकर ने इन्हें वहां से हटा दिया। सब इंस्पेक्टर करण सिंह 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगाकर बाहर आया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई कुल्हाड़ी थी। उसने एक कागज मुझे दिया। ये कुल्हाड़ी की बरामदगी का मुशीरनामा था। इस पर 2 मुशीरों के दस्तखत थे। ये दोनों आदमी जागीरदार के साथ आए थे। अहमददीन को करण सिंह अपने साथ ले आया। अहमद खानदानी जमींदार था। उसकी उम्र 30 या 32 साल थी। बाप मर चुका था। घर में उसकी माँ और बीवी और 2 बच्चे थे। वो सब बाहर आ गए। माँ और बीवी रो रही थीं। इन्हें देखकर बच्चे भी रोने लगे। अहमद ने इन्हें बुलंद आवाज से कहा, हौसला करो, मैंने डाका नहीं डाला, दुआ करो। फिर उसने गांव वालों से कहा कि तुम सबको मालूम हो जाएगा कि ये क्या किस्सा है। गांव के 2 आदमियों ने करण सिंह को रोक लिया और पूछा कि वो अहमद को क्यों अपने साथ ले जा रहे हैं। करण सिंह की बजाय जागीरदार ने ताना देकर जवाब दिया, जब इसकी लाश फांसी से उतरकर यहाँ आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसे कहाँ ले जा रहे हैं। अहमद ने ललकार कर कहा, गांव वालों, गम न करो, जो अल्लाह करेगा, बस सब्र करो। फांसी का नाम सुनकर अहमद की माँ दौड़ी आई। उसने जागीरदार के मुंह पर दोनों हाथ मारकर कहा, सारा जहान देखेगा कि लाश किसकी आती है। मेरा दूध सच्चा हुआ तो सारा जहान देखेगा। मैंने इन बातों की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी। ऐसी बातें हम रोजमर्रा सुना करते थे। गांव के लोग एक दूसरे को पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल और जख्मी करते रहते थे। और जब हम गिरफ्तारी करने जाते थे तो दोनों फरीक एक दूसरे को इसी तरह ताने दिया करते थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ कोई और ड्रामा खेला जा रहा है। हम लोग जो पुलिस के मुलाजमीन थे हमेशा यही कोशिश किया करते थे कि तफ्तीश जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए और मुकदमा कायम करके अदालत के सुपुर्द कर दें। जब असल मुलजिम मिल जाता था तो हम 1-2 झूठे गवाह शामिल करके भी मुकदमा मुकम्मल कर लिया करते थे, क्योंकि शहादत के बगैर मुलजिम को सज़ा नहीं हो सकती थी। हम ये ज़रूर ख्याल रखते थे कि किसी बेगुनाह को सज़ा न हो जाए। मकतूल और कातिल के रिश्तेदारों की तरफ से हमें जो नज़र न्याज मिलती थी, इससे हमने कभी इनकार नहीं किया था। हम अहमद को थाने ले गए। लाश थाने पहुंच गई थी। हम थाने में दाखिल हुए तो सब इंस्पेक्टर करण सिंह कुल्हाड़ी जो कपड़े में लिपटी हुई थी हाथ में उठाए उस कमरे में चला गया जहां लाश रखी हुई थी। जब वो कमरे से निकला तो वो कुल्हाड़ी को कपड़े में लपेट रहा था। इससे मालूम होता था कि उसने अंदर जाकर कुल्हाड़ी कपड़े से निकाली थी और अब उसे दोबारा लपेट रहा था। लाश और कुल्हाड़ी शहर भेज दी गई और इनके साथ ज़रूरी कागजात भी भेजे गए। मुलजिम से पूछताछ शुरू हुई तो उसने कहा, मेरा मकतूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो बेचारा मज़ारे था और मैं राजपूत ज़ात का मुसलमान हूँ। मेरी एक मज़ारे के साथ भला क्या दुश्मनी हो सकती थी। इन लोगों के साथ मेरा कोई खेत भी नहीं मिलता, न इनके साथ पानी का झगड़ा है। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मकतूल कौन था, इसका नाम क्या था और इसकी उम्र कितनी थी। तुम्हारे खिलाफ शहादत मुकम्मल है, करण सिंह ने हंसकर कहा। इकबाल जुर्म नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी साहब ने तुम पर क्यों शक किया है और 4 आदमियों ने क्यों कहा है कि उन्होंने तुम्हें मज़ारे के सर पर कुल्हाड़ी मारकर भागते देखा है। चौधरी मेरा दुश्मन है, मुलजिम ने जवाब दिया। क्या दुश्मनी है, करण सिंह ने पूछा। ये नहीं बताऊंगा, मुलजिम ने जवाब दिया। ना बताओ, करण सिंह ने कहा। तुमने दुश्मनी का नाम लेकर अपने खिलाफ ये साबित कर दिया है कि तुम कातिल हो। कत्ल की वजह तुमने खुद बता दी है। मुलजिम ने यह सुना तो मुस्कुराने लगा। शंकर ने पीछे से उसकी कमर पर लात मारी और गाली देकर कहा, हंसता है। मुलजिम फर्श पर बैठा था। लात लगी तो वो मुंह के बल जा पड़ा। वहां से बहुत तेजी से उठा और शंकर के पेट में घूसा मारा। शंकर आगे को दोहरा हुआ तो मुलजिम ने उसके मुंह पर इस कदर जोर से घूसा मारा कि शंकर जमीन से उठा और पीछे दीवार से जा लगा। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुलजिम ने करण सिंह की तरफ कहर से देखा और कहा, अगर किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो याद रख थानेदारा, तेरा एक एक बच्चा कत्ल हो जाएगा। लिख लो कि मैंने कत्ल किया है, मैंने उसके सर पर कुल्हाड़ी मारी थी। मैं हैरान हूँ कि करण सिंह बड़ा जालिम थानेदार था। वो बैठा क्यों रहा। मुलजिम अहमद दरअसल आम किस्म का देहाती नहीं था, जमीन जायदाद वाला आदमी था। उसका जिस्म बहुत मजबूत और खूबसूरत था और उसके चेहरे पर जलाल था। शंकर को बेहोश करके उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें जलते हुए कोयले बन गई थीं। उसकी आवाज़ में शहजादों वाला रौब और दबदबा था। सब इंस्पेक्टर करण सिंह ने हेड कांस्टेबल शंकर की तरफ देखा। वो उठ रहा था, उसकी नाक से खून बह रहा था। वो उठा तो कमरे के एक कोने की तरफ दौड़ा। वहाँ एक हथकड़ी पड़ी थी।
उसने हथकड़ी उठा ली और उसकी जंजीर को दोहरा करके अहमद को मारने के लिए दौड़ा। करण सिंह ने कुर्सी से उठकर उसे रोक लिया और गुस्से से कहा, खबरदार, तुम्हें किसने कहा था कि इसे मारो? तफ्तीश मैं कर रहा हूँ या तुम? निकल जाओ बाहर। 2 घूंसे खाकर होश नहीं रही तो अपनी माँ के इस दोस्त को जंजीर से मारने दौड़ता है। शंकर बाहर निकल गया तो करण सिंह ने मुझे कहा कि मुलजिम को हवालात में बंद कर दो। फिर मुलजिम से कहा, तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा अहमद, नाराज न होना। मैंने इस जलील की औलाद को नहीं कहा था कि तुम्हें मारे। तुम हवालात में जाओ और अपने बीवी बच्चों के हाल पर रहम करके सोचो। अगर दुश्मनी की वजह बता दोगी तो बाबा नानक की कसम वादा करता हूँ कि फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। सरदार जी, मुलजिम ने जवाब दिया, फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दो, दुश्मनी की वजह नहीं बताऊंगा। उसे हवालात में बंद करके मैं करण सिंह के पास गया तो उसने मेरे साथ राजदारी से बातें शुरू कर दी। मुझ पर उसे बहुत भरोसा था। उसने कहा, नादरे, इस इलाके में सिर्फ हिंदू होते तो हम बड़े मज़े में नौकरी करते। सिखों और मुसलमानों ने जीना हराम कर रखा है। कत्ल की 8 वारदातें सिखों की हैं और 6 मुसलमानों की। 14 कत्ल हमारे सर पर पड़े हैं। शहादतें पूरी नहीं हो रही। 10 वारदातें डाके की दर्ज हैं और बाकी छोटे मोटे केस देख लो। अब ये वारदात आ गई है। तुम्हारा शक पक्का नहीं कि कातिल अहमद ही है? मौके के 4 गवाह साफ गवाही दे रहे हैं। मैंने जवाब दिया, आला कत्ल आपने बरामद किया है। मैंने तो नहीं देखा कि इस पर कोई दाग धब्बा था। कुल्हाड़ी शीशे की तरह चमक रही थी। करण सिंह ने कहा, लेकिन नादरे, तुम मेरे यार हो, तुमने हमेशा मेरी इज्जत रखी है। एक बात दिल में रख लो, मैंने कुल्हाड़ी का फल लाश के जख्म में डालकर जरा खोपड़ी में रगड़ा था। फिर लाश की खुली हुई खोपड़ी में से 5 बाल कुल्हाड़ी के साथ चिपका दिए थे। तुमने देखा होगा कि मैं कमरे में लाश देखने गया था तो कुल्हाड़ी साथ ले गया था। कुल्हाड़ी के साथ मगज के छोटे मोटे 2-3 टुकड़े चिपक गए थे। मैंने कुल्हाड़ी लाश के साथ शहर भेज दी है। मैंने कुल्हाड़ी की बरामदगी के मुशीरनामे पर भी चौधरी के गांव के आदमियों के अंगूठे लगवाए हैं। मैंने वहां से वापस आते रास्ते में चौधरी को बता दिया था कि अदालत में दोनों मुशीर ये गवाही दें कि जब कुल्हाड़ी बरामद हुई तो उसके फल के साथ खून और बाल थे। मैं भी तो पुलिस का हेड कांस्टेबल था। मुझे शक हुआ कि किरण सिंह की जेब जागीरदार ने गर्म कर दी है। मैंने साफ साफ कह दिया कि खालसा जी, हम भी बाल बच्चेदार हैं, तनख्वाह में कहाँ गुजर होती है। आप हिस्सा देते तो बच्चे पेट भरकर खाते। करण सिंह ने बाबा नानक की कसम खाकर कहा, 1 पाई हराम है नादरे, मैंने अभी कोई सौदा नहीं किया। मैंने ये कारीगरी इस वास्ते की है कि 14 कत्ल और 10 डाके पहले ही हमारी जान खा रहे हैं। मुझे यकीन हो गया कि मुलजिम अहमद कातिल है, लेकिन इस तगासा कमज़ोर रह जाएगा और केस सज़ा होने से रह जाएगा। शहादत पक्की करने के लिए मैंने कुल्हाड़ी को लाश की कटी हुई खोपड़ी में रगड़ा था। केस बिल्कुल साफ था, मगर मुलजिम ने यह कहकर टंटा डाल दिया है कि चौधरी के साथ इसकी कोई दुश्मनी है, और मुलजिम ये नहीं बता रहा कि दुश्मनी क्या है। मैं डरता हूँ कि वह अदालत में जाकर ये साबित कर देगा कि उसने मकतूल को हिफाजत खुद इख्तियारी में मारा है। हमें दुश्मनी की वजह मालूम करनी पड़ेगी, और तुम जानते हो नादरे कि कत्ल की वजह बताए बगैर इस तकासा कितना कच्चा होगा। करण सिंह गाली माँ बहन की दिया करता और कसम बाबा नानक की खाया करता था। जब वो झूठ बोलता था तो गालियाँ ज़्यादा देता और बाबा नानक के साथ गुरु वचन और गुरु गोबिंद सिंह की कस्में भी खाया करता था, और जब सच बोलता था तो सिर्फ बाबा नानक की कसम खाता था। मेरा ये शक रफे हो गया कि जागीरदार ने उसकी मुट्ठी गर्म की है। मैं समझ गया कि करण सिंह तफ्तीश को करीब ही से गोल करके मुकदमा कायम करना चाहता है। मैं भी यही चाहता था, लेकिन कत्ल की वजह मालूम करना बहुत ज़रूरी था। एक खाते पीते जमींदार ने दूसरे गांव के एक गरीब मज़ारे को जाकर कत्ल कर दिया तो क्यों कर दिया? हम सफाई के वकीलों को बहुत अच्छी तरह जानते थे और अहमद पैसे वाला जमींदार था। वो कोई मामूली सा वकील करने वाला आदमी नहीं था। चुनाचे हमने मुखबिर छोड़े और ख़ुद मकतूल के घर चले गए। रात हो गई थी। मकतूल के घर औरतें जमा थीं। मातम हो रहा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई थी। बाहर मर्द बैठे हुए थे। करण सिंह और मैं भी मर्दों में बैठ गए। करण सिंह ने सबसे पूछा कि मुलजिम और मकतूल की चौधरी से क्या दुश्मनी थी। सब चुप हो गए। बार बार पूछा तो 3-4 आदमियों ने जवाब दिए, लेकिन कोई काम की बात ना निकल सकी। मैंने देखा कि वो सब डरे हुए थे, बात खुलकर नहीं करते थे। आखिर एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाहों की दुश्मनियों को हम क्या जाने, हम गरीब मज़ारे हैं। दुश्मनी होगी तो जमींदारों की होगी। मारा गया तो हमारा आदमी मारा गया ना। मौके के चारों गवाह वहीं बैठे थे।
उन्होंने वही बातें दोहराई जो वो सुबह बता चुके थे। हम वहाँ से उठे और मकतूल की बीवी को बाहर बुलाया। बेचारी का बुरा हाल था। उसने सर दुपट्टे से बांध रखा था और बैन कर करके रो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे तसल्ली दिलासा दिया और पूछा कि मुलजिम के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी। उसने अपने सीने पर हाथ मार मार कर कहा, अल्लाह इंसाफ करेगा, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। मेरे सर का साईं तो 6 रोज पहले ही सर से उठ गया था। आज 7वें रोज पता चला कि खेतों में उसकी लाश पड़ी है। 6 रोज पहले सर से उठ गया था? करण सिंह ने हैरान होकर पूछा। अच्छी तरह बताओ बीबी, वो कहाँ चला गया था? 6 रोज गुजरे, उसे रात के वक्त कोई बुलाने आया था। मकतूल की बीवी रोते रोते कहने लगी। वो बाहर निकला, फिर वापस नहीं आया आज सुबह, और वो फिर अपना सीना पीटने लगी। हम वहाँ से आ गए। मसला और टेढ़ा हो गया। हमने मुलजिम का 7 रोज का रिमांड लिया था। पूरे 7 रोज मुलजिम ने इसके सिवा कोई और बात न की कि मैं दुश्मनी नहीं बताऊंगा कि क्या थी। मुखबिर भी कोई काम की बात नहीं बता रहे थे। उन्होंने ये बताया कि वो सब मज़ारों के ख़ानदान हैं, चौधरियों का दिया खाते हैं और उसके ग़ुलाम हैं। वो डरते थे और कोई बात नहीं करते थे। अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है तो दूसरा उसके बिल्कुल उलट बात कर देता है। रिमांड ख़त्म हुआ तो 7 रोज़ का एक और रिमांड ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और 5वें रोज़ कुल्हाड़ी के मुतालिक भी रिपोर्ट आ गई। उससे हमें हौसला हुआ कि अदालत में केस हमें ख़राब नहीं करेगा। एग्जामिनर ने साबित कर दिया था कि ये कुल्हाड़ी कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई है। मगज़ के टुकड़े मकतूल के हैं और कुल्हाड़ी के फल पर चिपके हुए 5 बाल, जिनमें 3 सफ़ेद और 2 काले हैं, मकतूल के बालों से 100% मिलते हैं। मगर कत्ल की वजह, दुश्मनी क्या थी? मकतूल कत्ल होने से 6 रोज़ पहले कहाँ रहा? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कत्ल के 12वें रोज़ करण सिंह मुझे साथ लेकर मकतूल के घर गया। दिन का वक्त था। हम दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर चले गए। मकतूल की बेवा कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसके सामने एक ट्रंक खुला पड़ा था। वो कपड़े खोलकर देखती और रोती थी। कपड़े ज़नाने थे और बिल्कुल नए। उसने एक सुर्ख जोड़ा खोलकर रखा हुआ था। हमें देखते ही वो घबरा गई और ट्रंक बंद करने लगी। ये कपड़े किसके हैं? करण सिंह ने पूछा। वो चुप रही और हमें महसूस हुआ कि वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ये तो शादी के जोड़े हैं। मैंने पूछा, किसके हैं? उसने हकलाकर कहा कि मेरे अपनी शादी के वक्त के हैं। तुम्हारी शादी हुए कम से कम 20 साल हो गए हैं, करण सिंह ने कहा। ये कपड़े 20 साल पुराने नहीं, ये बिल्कुल नए हैं। करण सिंह ने ज़रा रौब से पूछा तो वो रो पड़ी। रोते रोते उसके मुंह से बैन निकल गया। अब तो ये भी ट्रंक में ही पड़े पड़े पुराने हो जाएंगे। जिसके लिए बनाए थे वो तो एक ही जोड़े में चली गई है। कौन है वो? करण सिंह ने पूछा। मेरी बेटी, उसने जवाब दिया। कहाँ चली गई है? करण सिंह ने पूछा। ये मत पूछो, ये मत पूछो। वो और ज़्यादा रोने लगी। इतने में जागीरदार आ गया और करण सिंह से बगलगीर होकर मिला। फिर मुझसे बगलगीर हुआ। कहने लगा कि किसी ने अभी अभी खबर दी है कि आप आए हैं। मुझे इतला देते तो घोड़े थाने में भेज देता। करण सिंह ने एक बार फिर मकतूल की बीवी से पूछा, कहाँ गई है तुम्हारी बेटी? वो बेवा जवाब देने की बजाय जागीरदार की तरफ देखने लगी। जागीरदार ने करण सिंह से कहा कि दरअसल जी, ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ कि आपके पास कितना काम होता है। कत्ल का केस बिल्कुल साफ है, गवाह मौजूद हैं। दरअसल कत्ल की असल वजह यही लड़की थी। मुलजिम अहमद कभी कभी इधर से गुजरा करता था। उसने मकतूल की बेटी को देख लिया था और उसके पीछे पड़ा हुआ था। मकतूल ने मुझे 2-3 बार बताया था और मैंने एक रोज़ अहमद को खबरदार किया था कि वो आइंदा इधर से ना गुजरे और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। फिर एक रोज़ मकतूल के कत्ल की इतला मिली और ये भी पता चला कि लड़की गायब है। जागीरदार ने मकतूल की बेवा से पूछा, क्यों नूरा, ऐसा ही हुआ था ना? जी, ऐसे ही हुआ था, नूरा ने सर हिलाकर कहा। आपने ये बात अपने बयान में क्यों नहीं लिखवाई? मैंने जागीरदार से पूछा। इसलिए नहीं लिखवाई कि लड़की को बरामद करना या ये साबित करना कि इसे मुलजिम अहमद ने अगवा किया है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, जागीरदार ने जवाब दिया। और फर्ज करें कि लड़की मिल जाती है और वह अदालत में कह देती है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, या ये कह दे कि वो मुलजिम अहमद के साथ गई ही नहीं, तो आपकी और हमारी क्या इज्जत रह जाती है? लड़की जवान है और हरामखोर बड़ी मुंहफट है, असल बेहया। करण सिंह चुप हो गया। हम अच्छी तरह जानते थे कि लड़की की गुमशुदगी का कत्ल के साथ गहरा ताल्लुक है। जागीरदार हमें वहाँ से उठाकर अपने घर ले गया। उसने 500 रुपये हमारे सामने रखकर कहा, मकतूल मज़ारे था, मज़ारे मरते ही रहते हैं।
लेकिन इस वारदात को मैं अपनी बेइज्जती समझ रहा हूँ। एक तो मेरे इलाके से लड़की चली गई और उस पर यह जुल्म कि लड़की का बाप कत्ल हो गया। मेरी पगड़ी तो बेइज्जत हो गई ना सरदार जी। मुलजिम बरी नहीं होना चाहिए। आप लड़की के चक्कर में न पड़े वरना केस चौपट हो जाएगा। करण सिंह ने 500 रुपये उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, चौधरी जी, मैंने इस्तगासा मजबूत करने के लिए जो किया वो कोई और इंस्पेक्टर नहीं कर सकता। अब आप हमसे लड़की की गुमशुदगी गोल कराना चाहते हैं। इसके लिए 500 तो बहुत थोड़े हैं, 5000 की बात करें। करण सिंह समझ गया था कि लड़की के साथ जागीरदार का ताल्लुक जरूर है, वरना एक मज़ारे के कत्ल में कौन जागीरदार इतनी दिलचस्पी लेता और अपने पल्ले से रकम देता है। करण सिंह ने कहा, लड़की की बरामदगी केस में बहुत ज़रूरी है, क्यों नादरे? क्यों नहीं जी, मैंने कहा। अगर अदालत में मुलजिम ने सफाई में लड़की को पेश कर दिया तो आप क्या करेंगे? करण सिंह बोला, ना चौधरी जी, मैं ऐसा खतरा तो कभी सर पर नहीं लूँगा। नादरे, जा भाई, मकतूल की बेवा को ले आ, इसे थाने ले चलते हैं, यही तो वारदात की जड़ है। चौधरी उठकर दूसरे कमरे में चला गया। करण सिंह ने मुझे कहा, 2000 दे दे तो भी ठीक है, अगर थोड़े दे तो इसे इसी तरह डराते रहना। इतने में जागीरदार हाथ में नोट उठाया आ गया। उसने नोट करण सिंह के आगे रखते हुए 500 के नोटों पर रख दिए और हाथ जोड़कर बोला, 2500 हैं। और इसने करण सिंह की दाढ़ी छूकर मेरी ठोड़ी को छुआ। करण सिंह ने सारे नोट मेरे हाथ में देकर कहा, ले भाई, तुझे मंजूर है तो ये रकम तू रख ले। मैंने इसे कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग आखिर मेरे मुसलमान भाई हैं, रख लें, इनकी इज्जत रह जाएगी। हमारी चाहे नौकरी चली जाए। करण सिंह ने कहा, अल्लाह मालिक है, मैंने कहा और रकम अपनी जेब में डाल ली। हम वहाँ से थाने चले गए। अब ये उम्मीद थी कि मुलजिम की तरफ से भी कोई नजराना आएगा, लेकिन किसी ने बात भी न पूछी। हमने मुलजिम से लड़की के मुतालिक पूछा तो उसने हंसकर जवाब दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। उसे हमने लालच भी दिए, लेकिन उसने वही जवाब दिया। करण सिंह ने इसकी मिन्नत की और पूछा कि लड़की कहाँ है और क्या इसे वो अदालत में पेश करेगा। करण सिंह ने उसे यकीन दिला दिया कि वो लड़की की बरामदगी को गोल कर रहा है। मुलजिम ने जवाब दिया, सारा फसाद इसी लड़की की खातिर हो रहा है। मुलजिम से वादा करता हूँ कि लड़की का अदालत में नाम तक नहीं लूँगा। अगर मैं लड़की को कचहरी चढ़ा दूँ तो फिर तुम्हें दुश्मनी की सारी बात ही क्यों न बता दूँ। ये लड़की मेरी अपनी इज्जत है, इसे मैंने शैतान चौधरी की बदकारी से बचाया है। मज़ारों की कोई जवान लड़की इस चौधरी से बची हुई नहीं। इस एक लड़की को मैंने बचाया है, वो बहुत दूर चली गई है। मैं इसे कचहरी चढ़ाकर बेइज्जत नहीं करूँगा। हमें इत्मीनान हो गया कि इस्तगासा इस खतरे से महफूज रहेगा। करण सिंह ने 700 रुपये मुझे दिए और 1800 अपने पास रखे। कहने लगा कि गड़बड़ हो गई तो बाकी रकम से इसे ख़त्म करेंगे। हमने मुकदमा कायम किया, गवाहों को थाने बुलाकर बयान रटा दिए, मजिस्ट्रेट से शनाख्ती परेड भी करा दी और अपनी अकल और तजुर्बे के मुताबिक इस्तगासा में कोई नुक्स न रहने दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम ने इकबाल जुर्म से इनकार किया और सफाई में सिर्फ इस किस्म के गवाह गुजारे कि कत्ल का जो वक्त बताया गया है उस वक्त मुलजिम घर में सोया हुआ था। सफाई के वकील ने बड़ी अच्छी तरह जिरह की। मजिस्ट्रेट ने मुकदमा सेशन सुपुर्द कर दिया। वहाँ से मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, जो पक्की पेशी के लिए मंजूर हो गई, लेकिन पक्की पेशी की तारीख न निकली। 3 महीने गुजर गए, फिर 4 महीने गुजर गए। एक रोज़ जागीरदार से मुलाकात हो गई। उसने सीने पर हाथ मारकर कहा, पूरा साल पक्की पेशी नहीं होने दूंगा। उसकी ज़बानी ये भी पता चला कि उसने मुलजिम के रिश्तेदारों को भी ललकार कर कहा है कि हिम्मत है तो पक्की पेशी की तारीख 1 साल के अंदर निकलवा लो। जागीरदार ने वहाँ भी नजराना दे रखा था, इसलिए तारीख नहीं निकल रही थी। 6ठा महीना गुजर रहा था कि रात के वक्त हमें रिपोर्ट मिली कि जागीरदार को किसी ने कत्ल कर दिया है। करण सिंह के साथ मैं गया, 2 कांस्टेबल मेरे साथ थे। जागीरदार की लाश उसके सहन में चरपाई पर पड़ी थी और लोगों का हिजूम था। कातिल का कोई खुरा खोज नहीं था, न किसी को मालूम हो सका कि कातिल कौन था। अभी तो किसी को ये भी मालूम नहीं था कि जागीरदार को गोली मारी गई है। हमने लाश देखी, गोली एक पहलू से गुजरकर दूसरे पहलू से निकली थी। गांव के किसी एक आदमी ने भी गोली की आवाज़ नहीं सुनी। वजह यह थी कि मकतूल के भतीजे की शादी हो रही थी, बारात अगली सुबह जा रही थी। रात के वक्त गांव में भांड आए हुए थे और बेबहाबा आतिशबाजी चल रही थी। आतिशबाजी में बड़े गोले ज़्यादा थे। लोग भांडों का तमाशा देख रहे थे और कुछ आदमी गोले चला रहे थे। एक एक बार 5-5, 6-6 गोले फटते थे।
गोले चलाने वाले गोलों को आग लगाकर ऊपर फेंकते थे। इन धमाकों में किसी ने शोर मचा दिया, चौधरी साहब जख्मी हो गए हैं, इधर आओ, दौड़ो। लोग चौधरी को उठाने दौड़े, लेकिन वो मर चुका था और खून ही खून बह रहा था। उठाकर उसके घर चारपाई पर डाला। घर वालों ने जख्म देखे, लेकिन समझ न सके कि इसे किस हथियार से कत्ल किया गया है। ये तो हमने जाकर जख्म देखे और बताया कि इसे गोली मारी गई है। कोई हैरान रह गया कि गोली किसने चलाई, किस वक्त चलाई और कहाँ से चलाई। हमारे पूछने पर हमें बताया गया कि हवा में गोले फट रहे थे। बंदूक के धमाके को ये कमबख्त लोग गोले का धमाका ही समझते रहे। कातिल बहुत ही चालाक और होशियार था, जिसने गोलों से आवाज़ मिलाकर गोली चलाई थी। हमने तफ्तीश शुरू कर दी। गांव में 3 2 नाली और 2 1 नाली बंदूकें हमारे रिकॉर्ड पर थीं। वो निकलवाई और टेस्ट के लिए भिजवाने का इंतज़ाम किया। जितने आदमियों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता था किया। शक अहमद के रिश्तेदारों पर भी होता था। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि जागीरदार को अहमद के किसी रिश्तेदार ने इंतकामी जज्बे से गोली मार दी होगी। वहाँ गए, वहाँ हम तीसरे रोज़ गए। वहाँ 4 बंदूकें थीं। वो थाने में जमा करा दी, मुखबिरों को इलाके में फैला दिया। 6-7 दिनों बाद एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिली कि इनमें से किसी बंदूक में से गोली नहीं निकली। सारी बंदूकें वापस आ गईं। हमने गांव में खाली कारतूस बहुत तलाश किया था, लेकिन नहीं मिल सका था। खाली कारतूस बंदूक के साथ ही चला गया था। इसके बाद तफ्तीश और सुराग रसानी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। हमारी नींदें हराम हो गईं। एक अंग्रेज डीएसपी दौरे पर आया तो इस कमबख्त ने भी इसी केस की फाइल निकलवा ली। वारदात 3 महीने पुरानी हो चुकी थी। अंग्रेज ने सवालों पर सवाल कर करके करण सिंह को और मुझे परेशान कर दिया, और इसी केस ने करण सिंह को और मुझे लाइन हाजिर करा दिया। डिप्टी साहब ने रिपोर्ट लिखी थी कि हमने दानिस्ता सुस्ती की है और तफ्तीश की जो लाइन हमने इख्तियार की थी बिल्कुल गलत थी। लेकिन अगस्त 1947 तक कातिल का सुराग न मिल सका। इस अरसे में 3 थानेदार आए और गए। जागीरदार के कत्ल के चौथे रोज सजाए मौत के खिलाफ अहमद की अपील की पक्की पेशी हो गई। उसने अपील के लिए वकील नया रखा था। जिस रोज इस वकील की बहस थी, मैं दिलचस्पी की खातिर हाईकोर्ट में चला गया। वकील जगदीश नाम का हिंदू था। जज अंग्रेज था। जिरा अंग्रेजी में की गई थी। मैंने अपने एक मिलने वाले से बाद में उसका तर्जुमा सुना था। इस वकील ने मौके के गवाहों के बयानात पर बहस की और साबित कर दिया कि इनमें थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ है, जो बहुत ही गौर करने से सामने आ सकता है। इसके बाद उसने सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट को सामने रखा। इस रिपोर्ट में जिस्म के हर एक निशान का जिक्र था। वकील ने रिपोर्ट पढ़कर कोर्ट को सुनाई। इसमें लिखा था कि नीले नीले निशान दोनों कलाइयों के गिर्द थे। इन लकीरों में खून जमा हुआ था। पीठ पर लंबी लकीरें थीं, जैसे कि बेत की ज़रबें। लाश के मैदे के मुतालिक डॉक्टर ने लिखा था कि खाली था और आम साइज की निस्बत सिकुड़ा हुआ था। वकील ने रिपोर्ट के इन्हीं हिस्सों पर बहस की और कहा कि कलाइयों पर जो निशान हैं वो बिला शक व शुबा रस्सियों के निशान हैं। मकतूल की कलाइयाँ रस्सियों से बंधी रही हैं और पीठ पर लंबी लकीरें छड़ी, हंटर या बैंड की हो सकती हैं, और मैदा खाली था। मैदे का सिकुड़ना ये जाहिर करता है कि मकतूल मरने से कई दिन पहले से भूखा रहा है। वकील ने डॉक्टरी की 2 किताबें निकाली और मैदे के मुतालिक पढ़कर जज को सुनाया और कहा कि कलाइयाँ और पीठ की लकीरें ये कहानी सुनाती हैं कि मकतूल को रस्सियों से बांधकर छड़ी या इसी किस्म की किसी चीज़ से पीटा जाता रहा है, और मैदे की हालत साबित करती है कि उसे कई दिन भूखा रखा गया था। मौके के तमाम गवाहों ने कहा है कि अपील कुनिंदा ने मकतूल को सर पर कुल्हाड़ी मारी। किसी ने ये नहीं कहा कि अपील कुनिंदा ने मकतूल को पहले रस्सियों से बांधा, फिर बेद वगैरह से पीटा, फिर कुल्हाड़ी से उसका सर खोल दिया। डॉक्टर ने मौत का वक्त निश्चित बताया है, जबकि मौके के गवाह सुबह का वक्त बता रहे हैं, यानी कि सुबह और सूरज तुलू होने के दरमियान का ऐसा वक्त जब एनी शायद 40-50 गज के फासले से मकतूल को कत्ल होता देख सकते थे। निश्चित का मतलब 12 बजे होता है। इसे 1 बल्कि 2 कह लीजिए, लेकिन मौके के गवाह और पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट कत्ल का वक्त 6:30 बजे बता रही है। कत्ल का बाइस क्या था, कहीं भी जाहिर नहीं होता। कोई दुश्मनी, कोई इश्तियाल, कोई अंगेख्त। केस में कोई जिक्र नहीं। वकील ने फाइल अलग रखकर जज से कहा, माय लॉर्ड, रिपोर्ट दर्ज कराने वाला एक जागीरदार है और मौके के गवाह उसके मज़ारे हैं। मकतूल मज़ारे था। मुशीर जागीरदार के रिश्तेदार हैं।
آپ کو شاید علم نہیں کہ جاگیردار اپنی جاگیر کا بادشاہ ہوتا ہے، مزاروں کی عزت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جاگیرداری میں بڑے بڑے پراسرار واقعات ہوتے ہیں، یہ قتل ان میں سے ایک ہے۔ مقتول کو جاگیردار نے اپنی قید میں رکھا، اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر رکھے، اسے بھوکا رکھا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اسے آدھی رات کے وقت کھیتوں میں لے جا کر سر میں کلہاڑی مار کر قتل کر دیا۔ یہ قتل جاگیردار کی جاگیر میں ہوا ہے، اپیل کنندہ کے کھیتوں میں نہیں ہوا۔ وکیل نے مزید کہا، مائی لارڈ، ریاستوں اور جاگیروں کے مزارے بھوکے ہی رہتے ہیں، لیکن اتنے بھوکے بھی نہیں کہ ان کے معدے خالی ہو کر سکڑ جائیں۔ یہ لوگ مکئی کے چند دانے منہ میں رکھ کر اپنے معدے کے قدرتی سائز کو قائم رکھتے اور جاگیرداروں کے گودام دانوں سے بھرے رہتے ہیں۔ مقتول کا معدہ بتاتا ہے کہ اسے کئی روز تک بھوکا رکھا گیا اور باندھ کر قید میں رکھا گیا۔ یہ کارستانی جاگیردار کی ہے۔ اس رات سے صرف ایک گواہ نے پردہ اٹھایا ہے، جس کی طرف سیشنز جج نے توجہ نہیں دی۔ وکیل صفائی نے اس گواہ سے پوچھا کہ مقتول کی اولاد کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ صرف ایک لڑکی ہے۔ اب آپ یہ جرح سنیے۔ وکیل نے فائل میں سے جرح پڑھ کر سنائی۔ لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 21-22 سال۔ شکل صورت کیسی ہے؟ بہت شکل والی ہے۔ جاگیردار کے گھر جاتی ہوگی؟ میں نے 2 دفعہ جاگیردار کے گھر سے اسے نکلتے دیکھا ہے۔ تم جاگیردار کے گھر کام کرتے ہو؟ جی، میں ان کا خاص ملازم ہوں۔ مقتول کبھی جاگیردار کے گھر گیا تھا؟ قتل ہونے سے 7-8 روز پہلے میں اسے بلانے گیا تھا، چودھری صاحب نے اسے بلایا تھا۔ وہ آ گیا تھا؟ جی۔ واپس کب گیا تھا؟ گواہ گھبرا گیا اور اس کی زبان ہکلانے لگی۔ بڑی مشکل سے رک رک کر اس نے جواب دیا، میں نے اسے واپس جاتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اسے کتنے دنوں بعد دیکھا؟ جب وہ قتل ہو چکا تھا۔ وکیل نے کہا کہ یہ ہے قتل کی اصل کہانی۔ قاتل جاگیردار ہے۔ اپیل کنندہ کو اس نے کیوں پکڑوایا؟ اس کا کیا تعلق تھا؟ دشمنی کیا تھی؟ قتل کی تحریک کیا تھی؟ مقدمے کی فائل کچھ نہیں بتاتی۔ استغاثہ اس معاملے میں خاموش ہے۔ جج نے ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھی اور احمد کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ ہندو وکیل نے احمد کو پھانسی کے تختے سے اتار لیا۔ اس وقت انسپکٹر کرن سنگھ جاگیردار کے قتل کی تفتیش میں کوتاہی کرنے کی پاداش میں لائن حاضر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک ہندو تھانے دار بھی آیا اور کرن سنگھ سے زیادہ بے عزت ہو کر نکلا۔ میں اپنی جگہ قائم تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ احمد سزائے موت سے بری ہو گیا ہے۔ پہل میں اسی کو مزارے کا قاتل سمجھتا تھا، بعد میں مجھے شک ہونے لگا اور جب کیس کورٹ میں گیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ احمد بے گناہ ہے۔ پولیس حوالدار کی حیثیت سے تو میں صرف اس بات پر ہی بہت خوش تھا کہ ایک کیس ٹھکانے لگا، لیکن انسان کی حیثیت سے میں بہت سوچا کرتا تھا کہ مزارے کا قاتل کون تھا، احمد کو جاگیردار نے کیوں پکڑوایا اور مقتول کی جوان لڑکی کا قتل کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ کہاں چلی گئی ہے اور احمد اسے کیوں اپنی عزت سمجھ کر تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرت والی واردات تو جاگیردار کا قتل تھا۔ اسے گولی مارنے والے کا بال برابر سراغ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوال مجھے بے چین کرتے رہتے تھے۔ مزارے کا قتل عام قسم کی واردات نہیں بلکہ ڈرامہ تھا۔ میں یہ ڈرامہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنے علاقے میں تو جاتے ہی رہتے تھے۔ میں نے احمد کے ساتھ دوستی پیدا کر لی۔ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا اور باعزت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری دوستی پکی ہو گئی تو میں نے ایک روز اسے کہا کہ وہ مجھے پولیس کا ملازم نہ سمجھے اور نہ ہی میں مخبری کر رہا ہوں، مجھے مزارے کے قتل کا راز بتا دے۔ وہ فوراً مان گیا اور کہنے لگا کہ اس میں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے جو ڈرامہ سنایا وہ آج 30 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے لفظ بہ لفظ یاد ہے۔ اس نے سنایا، میں ایک روز فلاں گاؤں چلا گیا، اپنی ذات برادری کے ایک گھر میں ماتم ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، اپنے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ دودھ پیتے بچوں کو ہم ساتھ ہی لے گئے، بڑے کو نانی کے پاس چھوڑ گئے۔ ہمیں اسی رات واپس آنا تھا۔ وہاں گئے، شام کو جنازہ پڑا اور رات ابھی شروع ہوئی تھی کہ جب میں اور میری بیوی اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ لوگوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ رات کا وقت ہے، راستہ خطرناک ہے، صبح کو چلے جانا، لیکن ہم ماتم والے گھر رات گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ 5-6 کوس کا فاصلہ تھا۔ ہم نکل کھڑے ہوئے۔ احمد کی کہانی آگے سنانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس علاقے سے اسے گزرنا تھا وہاں سے ایک برساتی نالا گزرتا تھا جو گہرائی میں تھا۔ برسات کا موسم نہ ہو تو نالا خشک رہتا تھا۔ اس کے کنارے پر دور دور تک علاقہ اونچا نیچا اور ویران تھا، درخت زیادہ تھے۔ اس نالے کے اندر رہزنی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔
एक तो नामी गिरामी रहज़न और डाकू थे जो अकेले दुकेले देहाती पर हाथ नहीं उठाते थे। वो रुपए पैसे वालों को लूटते थे, बारातों और डोलियों को लूट लेते थे और हाथ नहीं आते थे। दूसरी किस्म कमीने रहज़नों की थी जो अकेले और निहत्थे राहगीरों पर भी हमला कर देते और उसे जख्मी करके लूटते थे, खा उसकी जेब से सिर्फ एक दो अन्नी निकले। अहमद जवान था और निडर, उसकी बीवी भी जवान और दिलेर थी। अहमद के पास कुल्हाड़ी थी, दूध पीता बच्चा उसकी बीवी ने उठा रखा था। वो गपशप लगाते चलते गए। चांदनी साफ थी, अक्टूबर नवंबर का मौसम था। वो नाले में से गुजरकर ऊंचे किनारे में बने हुए एक रास्ते से ऊपर चढ़े। उस वक्त अहमद आगे और उसकी बीवी 4 कदम पीछे थी। अहमद ने यह वाक़या अपनी ज़बान में इस तरह सुनाया। किनारा ऊंचा था इसलिए रास्ते की ढलान ज़्यादा थी। मैं ऊपर चढ़ गया। बीवी बच्चे को उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही थी। मैं ज़रा आगे निकल गया। अचानक मुझे बीवी की हल्की सी चीख सुनाई दी और बच्चा बड़े ज़ोर से रोया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शफ़ाफ चांदनी में मुझे ये नज़र आया कि एक आदमी ने पीछे से बाजू मेरी बीवी की गर्दन के गिर्द लपेटकर उसकी आवाज़ दबा रखी थी और दूसरे आदमी ने उसकी टांगें बाजुओं में जकड़कर उसे उठा लिया था। मेरा बच्चा ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। वो माँ के बाजुओं से गिर पड़ा था। मैंने देखा लेकिन मैं बीवी की कोई मदद न कर सका क्योंकि 1-2 सेकंड में 2 और आदमी मेरी तरफ दौड़ कर आए। दोनों के हाथों में लाठियाँ थीं। वो 4 थे और मैं अकेला। मैं इनके मुकाबले में आ गया। दोनों ने मिलकर मुझ पर वार किया। मैंने एक की लाठी को तो हवा में ही कुल्हाड़ी की ज़रब से रोक लिया और मेरी ज़रब से उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। दूसरे की लाठी मेरे कंधे को छूकर ज़मीन पर लगी क्योंकि मैं एक तरफ हो गया था। इनमें से एक ने दूसरे को आवाज़ देकर कहा, पहले इसे ख़त्म करो, ये लठबाज मालूम होता है।